So let's start with the third lecture of Indian economy. शुरुआत हमने की इंट्रोडक्शन से। हमने ये जाना कि किस तरह से इकोनॉमी होता क्या है, अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थव्यवस्था होता क्या है और किस तरह से उसका इम्प्लीकेशंस जो है वो बनते हैं। कितने प्रकार का इकोनॉमी होता है, किस आधार पर इस इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है, वो सारा हिस्सा हमने देखा। ये पहले लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से समाज में डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट के कारण इकोनॉमी के नए पर्सपेक्टिव जो बनकर आए, अलग अलग मॉडल्स जो बन के आए, हमने उसको डिस्कस किया। हमने बात की वॉशिंगटन कंसेंसस की, हमने बात की सैंटियागो कंसेंसस की, हमने बिजन कंसेंसस को पढ़ा। हमने ये देखा कि समय के साथ किस तरह से इकोनॉमिस्ट ने लोगों के लिए, नेशंस के लिए डेवलपमेंट का एक मॉडल जो है वो मॉडल को तय किया। अब इसके बाद आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है, उस थर्ड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इसी इकोनॉमी से जुड़े एक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम और नेशनल इनकम से जुड़े टॉपिक्स लाइक जीडीपी, लाइक जीएनपी, लाइक एनएनपीएन, एनडीपी के बारे में। ये वैसे टॉपिक जिससे आपकी इकोनॉमी को मेजर किया जाता है, जिससे अपनी इकोनॉमी में कहीं भी कोई बात हो तो सबसे ज्यादा वाइडली अगर यूज टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सुनी है तो वो सुनी होती है आपकी जीडीपी। हर व्यक्ति के दिमाग में अगर जब भी बात होता है कि नेशन ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा, अगर ये ग्रोथ भी नापनी हो तो व्यक्ति कहां चला जाता है, वो जीडीपी के दायरे में चला जाता है। वो जीडीपी के कॉन्सेप्ट के आधार पर इसे बात करता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात के लिए, जो चीजें हम कवर कर रहे हैं इसके नोट्स आप लोग बनाते चलिए। जनरली ये है कि आप इसे पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेके क्या कर सकते हैं, चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपके लिए नोट्स का एक पार्ट जो है वो साथ में संकलित हो जाएगा। रेफरेंस बुक के लिए अगर आप कुछ पढ़ना भी चाहे इसके बाद भी तो आप रमेश सिंह जो है वो पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह को ही बेस के साथ में रखकर हम चीजों को कवर करना चाहेंगे, क्योंकि हर बार एक रेफरेंस बुक की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ क्लास लेने से डेफिनेटली कोई कवर नहीं होता, आपको एक एडिशनल टेक्स्ट पढ़ना साथ साथ में पड़ता है। हाँ, उसको सिंप्लिसिटी हम आपके लिए देने के काम कर रहे हैं, तो आप साथ में अगर पढ़ना चाहे तो रमेश सिंह को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते चलिए। उतना हमेशा पढ़ता चाहिए जितना हम क्लास के अंदर कवर करते चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक के बारे में और बात करते हैं यहीं से जुड़े, इसी एस्पेक्ट से जुड़े टॉपिक ग्रोथ के बारे में। क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, हमने शुरू किया सब्जेक्ट जिसे हमने नाम दिया इकोनॉमी। जब हमने इकोनॉमी को स्टार्ट किया, हमने इसकी बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन के साथ आगे बढ़े। हमने कहा कि इकोनॉमी इज अ स्टेट ऑफ अ नेशन व्हिच डील्स विद टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजप्शन, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन अकॉर्डेंस ऑफ फ्लो ऑफ मनी। हमने ये कहा अर्थव्यवस्था किसी देश की वह स्थिति है जो वहां हो रहे कुल उत्पादन, खपत, मांग एवं आपूर्ति। अच्छा, ये किन सब की? तो ये सब होगा आपका वस्तु एवं सेवा का। तो वस्तु एवं सेवाओं की मांग एवं आपूर्ति का मुद्रा के सापेक्ष में अध्ययन करें, उसे आप क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। हमने इसके टाइप्स देखे, टाइप्स के बाद हमने कंसेंसस देखे और आज बात आती है इसके आगे वाले पार्ट की, और जिसे कहा जाता है नेशनल इनकम। ये जो टर्मिनोलॉजी नेशनल इनकम है, ये कई समय से न्यूज में आना स्टार्ट हुई इकोनॉमिक परिदृश्य में। कॉज जो था, रीजन वो ये था कि हर व्यक्ति, हर इकोनॉमिस्ट किसी नेशन का, किसी देश का ग्रोथ नापना चाह रहा था। उसका जो विकास है उस विकास को समझना चाह रहा, और उस विकास को समझने का उन्हें जो सबसे अच्छा दरिया लगा ना, वो लगा क्या? इनकम। तो उन्होंने देखा कि यार इनकम एक ऐसा पार्ट है, आय जो है, ये आय वह चीज है जिससे आप किसी की भी क्या कर सकते हैं? ग्रोथ को नाप सकते हैं। इंडिविजुअल के बारे में बात करें, फैमिली के बारे में बात करें, दोनों कॉन्सेप्ट में अगर कोई चीज निकल कर आती है वो आय निकल कर आती है। तो कहा गया कि जिस तरह से व्यक्ति विशेष की आय से उसका समृद्धि देखी जा सकती है, जिस तरह से परिवार की आय से उसकी समृद्धि देखी जा सकती है, तो कहा गया वैसे ही किसकी आय से क्या देखा जा पाएगा? तो विकास जो है वो नेशनल इनकम, राष्ट्र की आय से आप क्या देख सकते हैं? देश का विकास, उस अर्थव्यवस्था का विकास जो है, उस अर्थव्यवस्था के विकास के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसको हम अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे राष्ट्रीय आय के नाम से हम जानते हैं। एक डेफिनेशन समय के साथ बाद में इकोनॉमिस्ट द्वारा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को दी गई, और उस डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन कहती है कि नेशनल इनकम इज अ टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्या है? तो नेशनल इनकम किसी देश की सीमा में उसके लोगों द्वारा, वहां के लोगों द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में की गई उत्पादन का जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू है, मूल्य है, उस मूल्य को आप क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रीय आय का नाम कहते हैं। डेफिनेशन कहा जाए तो किसी देश की सीमा में
वहां के लोगों द्वारा किया गया वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन, उसका जो मूल्य है वो मूल्य क्या कहलाता है? वो मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। परंतु इसके साथ बड़ा कंसर्न था डिटर्मिनेशन का। व्यक्ति की आय निकालना हो तो आप उसका बैंक बैलेंस देख सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट, सैलरी सर्टिफिकेट निकाल कर क्या करेंगे? उस व्यक्ति की आय निकाल लेंगे। पर जब बात देश की आएगी तो देश का क्या निकाल कर लाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ कई लोग हैं जिनकी इनकम हमें पता नहीं है ना। अगर ऐसा इनकम टैक्स के आधार पर देखा जाए तो बहुत कम लोग, 1 लाख लोग के आसपास ही ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, बाकी सबकी इनकम कम है। फॉर्च्यूनर की अगर तादाद देखी जाए तो वो हमारे देश में ज्यादा है, स्कॉर्पियो की तादाद देखी जाए वो ज्यादा है। क्यों? इनकम नहीं, शो नहीं करते क्योंकि भारत में इकोनॉमी में जो सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसके 2 जनरली सेक्टर बनते हैं। एक आपका बनता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा जो बनता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जहां सारी चीजें लिस्टेड है, जो रूल्स रेगुलेशंस में आता है, जो लिमिट आपका क्या है, किताबों में है, लेखा में है, जो आपके अकाउंट्स में दर्ज है। एक दूसरा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसका कोई माए बाप नहीं है, जैसे क्या आपका जो दूध वाला है वो कितना कमा रहा है, समोसे वाला कितना कमा रहा है, जो आपका चाय की रेडी लगा रहा है वो क्या कर रहा है, और जो पानी पता से गोलगप्पे वाला है वो कितना अर्निंग कर रहा है, उनकी अर्निंग कहीं लिस्टेड नहीं है। इस कारण से अर्निंग होने के बाद भी वो पता नहीं चलती। तो ये जो कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय आय का आया, इस राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट के साथ सबसे बड़ा कंसर्न अगर कुछ था तो वो कंसर्न था इसकी काउंटिंग को लेकर, इसके मेजरमेंट को लेकर। समय के साथ नई नई चीजें जो है वो ट्राई की जा रही थी, इकोनॉमिक्स के अपने लेवल पर ट्राई की जा रहा था और दूसरे लेवल। और तभी एक यूएस के बेस्ड स्कॉलर रहे, एक इकोनॉमिस्ट रहे, जिन्होंने 1934 में एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट लाकर दे दिया, जिस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया जीडीपी। क्या कहा गया जिस कॉन्सेप्ट को? जीडीपी। जीडीपी अगर कहा जाए तो इसे कहा जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये नया जो कॉन्सेप्ट है ये आपका कब आ गया? ये आया 1930s के आधार पर, जिसे क्या कहा जाता है हिंदी में? इसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। इसके आने के बाद ये जो नेशनल इनकम के मेजरमेंट की जो चर्चा आई वो थोड़ी सी इजी हो गई। सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान में कॉन्टेक्स्ट में सबसे अधिक अगर बोले जाने वाला शब्द है वो माना गया। जब हम ग्रॉस के बारे में बात करते हैं ना तो पहले इस टर्मिनोलॉजी ग्रॉस को समझें। अगर हम ग्रॉस की चर्चा करें तो जब आप इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, जब आप कॉमर्स की फील्ड में चले जाते हैं, जब आप अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो इस ग्रॉस का मतलब वही होता है कुल, जो आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स में टोटल का मतलब होता है। मतलब एक तरफ आप मैथमेटिक्स में क्या लिख रहे होते हैं? टोटल लिख रहे होते हैं, ये बताने के लिए कि कुल कितना हुआ। वैसे ही आप अकाउंट्स में, वैसे ही आप इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स की जो बैकग्राउंड की चीजें होती है वहां पर जिन टर्मिनोलॉजी का हम यूज करते हैं वो टर्मिनोलॉजी आपकी होती है ग्रॉस। और जब ग्रॉस को हिंदी में कहा जाए तो इसे आप कुल अच्छा, फिर 2 चीजें निकल कर आती है, एक तो होती है ग्रॉस और फिर एक आती है नेट। इन दोनों में एक अंतर कर दिया गया, एक को सकल कहा जाता है, एक को निवल कहा जाता है, सकल कुल, या जिसमें आधार। तो इसी आधार पर आपकी चीजें जो है वो क्या की जाती है? ड्राफ्ट की जाती है, वो चीजें बनाई जाती है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। इसकी शुरुआत 1930 से होता क्या? जीडीपी की एक डेफिनेशन जो है वो हम लोगों के सामने दी गई। कहा गया कि किसी देश का ग्रोथ अगर नापना है, विकास अगर नापना है, तो आप क्या कीजिए, वहां जितना भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उस वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन को ट्रेस करना शुरू कर दीजिए। क्या कहा गया कि आप क्या कीजिए, अब 2 चीजों के पीछे पड़ जाइए। आप पड़े जाइए वस्तु और वहां हो रही जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के उत्पादन के पीछे। इन दोनों को नाम दिया गया क्या? प्रोडक्ट। क्या नाम दे दिया गया? प्रोडक्ट। मतलब अगर जब भी कोई टोटल प्रोडक्शन की बात हो रही है, मतलब किस प्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं? वस्तु एवं सेवाओं के बारे में बात करते हैं। हमने पहले बात की ग्रॉस के बारे में, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, और दूसरा हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, वस्तु एवं सेवाएं जो क्या है आपकी क्रिएट हो रहा है। अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी एक और निकल कर है, एक तो होता है ग्रॉस, दूसरा होता है प्रोडक्ट, और बीच में आता है आपका डोमेस्टिक। और यहां डोमेस्टिक का मतलब जो निकल कर आया वो निकल कर आया किसी देश की बाउंड्री से, या किसी देश की जो सीमा होती है उस सीमा से। ठीक है, इधर से नहीं, सीमा इधर से नहीं, ठीक है, सीमा मतलब बाउंड्री से। बाउंड्री इन द सेंस
जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपके यहाँ तीन टर्मिनोलॉजी बचा, क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब यहीं से निकल कर आया सकल घरेलू उत्पाद की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन, सकल घरेलू उत्पाद की डेफिनेशन कहती है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में मतलब एक जो फाइनेंशियल ईयर, अच्छा इंडिया के सेंस में फाइनेंशियल ईयर की चर्चा की जाए बच्चा, तो वो स्टार्ट होता है कब से? 1 अप्रैल से, और कब तक चलता है? 31 मार्च तक। किसी भी वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी उत्पादन, जो भी चीजें हो रही है, उसे आप क्या कहते हो? फाइनेंशियल ईयर कहते हो, वित्तीय वर्ष का नाम देते हो। यही फिस्कल ईयर के नाम से जाना जाता है। तो आपके यहाँ डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? वो डेफिनेशन, अगर हम जीडीपी की ड्राफ्ट करना चाहें तो जीडीपी की डेफिनेशन कहती है कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश की सीमा में हुआ वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन वहां का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। क्या डेफिनेशन कहती है? द टोटल प्रोडक्शन ऑफ, टोटल की जगह मैं ग्रॉस भी यूज कर सकता हूं, टोटल भी यूज करता हूं, और फाइनल भी यूज कर सकता हूं। अब यहाँ एक और टर्मिनोलॉजी आती है फाइनल। पहले इन टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिएगा। यहाँ अपने आप में कुछ ना कुछ क्या मानते हैं लोग, बड़ा अंतिम मानते हैं, या इन द सेंस इन टर्मिनोलॉजी का मतलब कुछ अलग निकलता है। जैसे अगर फाइनल यूज किया जा रहा है तो मतलब होता है कि वो जो वस्तु है, अब उस वस्तु में किसी भी वैल्यू एडिशन का क्या नहीं मिला, मतलब बचा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा। जैसे सबसे पहले कॉटन आया, कॉटन में क्या किया जा सकता है? वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। आप कॉटन को क्या बना सकते हो? धागा बना सकते हो। तो सबसे आपने कॉटन को किस में कन्वर्ट कर लिया? धागे में, थ्रेड में। अब वो जो थ्रेड है वो भी एक वस्तु है, उस थ्रेड को, उसमें वैल्यू एडिशन होकर कपड़ा बन सकता है। अब वो जो कपड़ा आया, उस कपड़े का शर्ट, टी शर्ट जो भी बनाना है वो बन सकता है। अब वो शर्ट बनने के बाद में उसकी पैकेजिंग हो गई, अब उसका कुछ बचा क्या? अब उसमें कुछ हो सकता है? नहीं, अब उसको खाली बेचा जाएगा। तो वो जो स्थिति है, वो स्थिति क्या कहलाती है? उसकी फाइनल कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि किसी देश की सीमा में हुआ वस्तु एवं सेवाओं के कुल उत्पादन का जो है योग, वो क्या कहलाता है? उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। डेफिनेशन इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाए तो कहती है, द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन कैन बी टर्म्ड एज जीडीपी। अब ये वर्तमान में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यूज किया जाने वाला वो टर्मिनोलॉजी है जो किसी भी दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी में काम में आता है। किसी देश में हो रहे उत्पादन की, इकोनॉमी की ग्रोथ को देखने के लिए, उस इकोनॉमी को समझने के लिए अगर आप कोई टर्मिनोलॉजी यूज करते हो तो वो कौन सा यूज करते हो? जीडीपी यूज करते हो। क्या कहा? मैं फिर इसको क्लियर कर, बेटा ये समझ लीजिएगा, सवाल यहीं से पूछे जाते हैं मेनली। अगर आप बात करोगे तो क्या कह रहा है ये? तो ये कह रहा है कि जीडीपी का मतलब होता है किसी देश की सीमा में हुआ वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन, उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन कैन बी टर्म्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो बनाया किसने। लाइक फॉर एग्जांपल, इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान में कौन भी काम कर रहा है? यहाँ पर वर्तमान में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो भी काम कर रही है। वर्तमान में ओप्पो भी इंडिया में आके मोबाइल बना रही है। वर्तमान में चाइना की और भी कंपनीज है, वीवो, वो भी क्या कर रही है? वो भी इंडिया में फोन मैन्युफैक्चर कर रही है। वर्तमान में इंडिया में मर्सिडीज भी है, वर्तमान में इंडिया में BMW भी है, वर्तमान में मैकडॉनल्ड्स जो है वो भी काम कर रहा है। पर इनके साथ में आपने देखा तो पतंजलि भी काम कर रहा है, आपका टाटा भी है, आपका महिंद्रा भी है। ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं जिनका मालिकाना हक विदेश का है, और कई सारी ऐसी कंपनियां जिनका मालिक जो है वो कहां का है? भारतीय। तो सवाल आता है कि क्या विदेशी कंपनियों द्वारा किया गया उत्पादन भी भारत की जीडीपी का हिस्सा है? तो हाँ। कैसे? इसलिए क्योंकि जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में क्या चीज मायने नहीं रखती? तो इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष की जो नागरिकता है वो नागरिकता मायने नहीं रखती, उसकी जो नेशनलिटी है वो मायने नहीं रखती। इसमें अगर कुछ मायने रखती है तो वो रखती है क्या? सीमा, बाउंड्री। बाउंड्री, अगर देश की जो सीमा में वो कोई भी उत्पादन कर रहा है, वो सारा उत्पादन किसमें आएगा? उसकी जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है उस जीडीपी के कॉन्सेप्ट में आएगा। तो जब जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी की डेफिनेशन हम रिपीट करते हैं। क्या कहती है जीडीपी की डेफिनेशन? द टोटल, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन कैन बी टर्म्ड एज जीडीपी।
समय के साथ जीडीपी का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा एक्सपांड होता गया। इनमें कई सारी नई नई चीजें जो है वो एड ऑन होती गई और ये अलग अलग प्रारूप में, अलग अलग कार्य के आधार पर इसे अलग अलग तरह से यूज किया जाने लगा। एक चीज जो वाइडली यूज होती है और वो आता है, जो टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सुनी होगी बाजार में, न्यूज़पेपर में, वो आपकी यूज आती है, जिसे कहा जाता है जीडीपी ग्रोथ। क्या क्या कहा जाता है? जीडीपी ग्रोथ। मतलब किसी एक फाइनेंशियल ईयर में पूरा पिछला जो साल था या जिस साल के आधार पर आप जीडीपी कैलकुलेशन करना चाहते हो, उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, उसमें कितना वृद्धि हुआ है, उस दर को आप जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हो। एक तरफ हम अभी वर्तमान में वो बुरे बाल वाला था, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या झेल रहे हैं हम, उसका टैरिफ बम झेल रहे हैं, टैरिफ टेररिज्म झेल रहे हैं। इस बीच में ये माना जा रहा था कि इंडियन इकोनॉमी की हालत जो बड़ी खराब होने वाली है, पर जो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया ना, आपका पहला क्वार्टर, अच्छा पहला क्वार्टर क्या, तो आपने आपका जो फाइनेंशियल ईयर है बेटा, उस फाइनेंशियल ईयर को कितने क्वार्टर में बांटा? 4। होते ही कितने एक बार में? 4 क्वार्टर होंगे क्या? एक के कितने होंगे? 4। तो ये कितने क्वार्टर में? ये 4 अलग अलग क्वार्टर्स में बटा होता है, जिसकी शुरुआत अगर देखी जाए तो वो होती है आपकी अप्रैल से। तो अप्रैल, मई और जून वाला जो पार्ट है वो आपका कहलाता है फर्स्ट क्वार्टर, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर वाला सेकेंड क्वार्टर, इस तरह से माना जाता है। अभी वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रैल, मई, जून के जो रिजल्ट है वो जारी किए गए, किसके? जीडीपी के। क्या निकल कर आया? दैट इंडिया ग्रो विद द 7.8%। इंडियन जीडीपी की ग्रोथ क्या रही? 7.8%। ये शो करता है कि वो ट्रंप के थ्रेट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो ये ग्रोथ कहां से आती है? ये ग्रोथ इसी में आती है, जीडीपी ग्रोथ रेट के आसपास। निकलेगी कैसे? तो निकले का सीधा कॉन्सेप्ट है, आप कैसे भी जांच कर रहे, जो भी आपका पैरामीटर है, आपको क्या चाहिए, आप किसके कंपैरिजन में देख रहे हो। आपने देखा कि अभी वर्तमान में आपकी जो ग्रोथ है इस साल वो 107 है और पिछली बार जो थी वो 100 थी। तो ये जो 7 है, ये 7% आपकी क्या है? ग्रोथ रेट है, ग्रोथ वृद्धि की दर है, जिस दर से आप क्या बढ़े, आपकी इकोनॉमी को आगे लेकर आए, अपनी इकोनॉमी को आगे जो है वो बढ़ाए। इसी आधार पर आपकी क्या निकलती है? जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट निकालते हैं जीडीपी में। सो जीडीपी के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है जीडीपी ग्रोथ का, और वो जीडीपी ग्रोथ रेट टर्मिनोलॉजी आपने अलग अलग समय पे सुने होंगे। आई थिंक ये एस्पेक्ट आप लोगों का क्लियर हुआ कि जीडीपी ग्रोथ का मायना क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है। कोई डाउट है? अगर इसी से संबंधित दूसरा एस्पेक्ट देखें तो वो ये कहता है कि अगर इस जीडीपी जो आंकड़ा है, इसमें से आप क्या करें, इनमें से आप मूल्यह्रास को बाहर कर दें। मूल्यह्रास कहें या फिर जिसे हम कहें तो डेप्रिसिएशन कहें, हम अगर इसमें से मूल्यह्रास और डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे तो क्या होगा? अगर हम जीडीपी जो आपका आंकड़ा सकल के बारे में बात कर रहा है, ग्रॉस बारे में बात कर रहा है कि कितना हुआ, उसमें से अगर आप क्या माइनस कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन, तो आपके सामने एक नई टर्मिनोलॉजी निकल कर आती है और उस टर्मिनोलॉजी को आप बोलते हो एनडीपी। क्या बोलते हो उस टर्मिनोलॉजी को? एनडीपी। इसे बोला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी आप, अच्छा, इसे आप सकल या निवल घरेलू उत्पाद के नाम से भी जान सकते हो। क्या भी बोला जाता है इसे हिंदी में? निवल घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब ये मूल्यह्रास क्या है? मूल्यह्रास का मतलब जो भी सामान आपने परचेज किया है, अगर आपने फोन परचेज किया है, आपने कार परचेज किया, आपने घर परचेज किया है, उस कार का, घर का, सबका जो वैल्यू है वो ओवर द ईयर ऑफ टाइम वियर एंड टीयर जो पॉलिसी होता है उसके कारण कम होता जाता है, वो खराब होता जाता है, वो घिसाता जाता है। कपड़ा आपका खरीदा, कपड़ा आपने 10,000 में खरीदा, वो 10,000 का सालों तक बना रहेगा? नहीं। फोन आपने लिया 10,000 में खरीदा, 20,000 में खरीदा, 10 दिन बाद 10-20% उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, अब उस रेट में नहीं जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कर देता? उसका प्राइस में ड्रॉप कर देता। तो समय के साथ जो वैल्यू प्रोडक्शन निकाला जाता है, उस प्रोडक्शन में से, उसके कैलकुलेशन में से अगर वियर एंड टीयर पॉलिसी के कारण समय के साथ उसमें जो डेप्रिसिएशन हुआ, उस डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर देते हैं, तो आपके साथ जो टर्मिनोलॉजी, जो नया आइडिया बनता है, वो आइडिया क्या निकल कर आता है? एनडीपी का आता है, कुल या निवल घरेलू उत्पाद का।
तो एक होता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा होता है आपका ग्रोथ रेट, और तीसरा इसी से जुड़ा जो कॉन्सेप्ट है बच्चा वो है आपका किसका, एनडीपी का, जो बात करता है किस बारे में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप बनाना चाहें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे इफ द डेप्रिसिएशन इज एडजस्टेड फ्रॉम व्हाट, द GDP या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन व्हाट वी विल गेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपके सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को हटा दिया जाएगा तो आपका क्या निकल कर आएगा, सकल या कुल घरेलू उत्पाद जो है वो कुल घरेलू उत्पाद निकल कर आ जाएगा। तो ये जो पैरामीटर या ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी भी आपकी किससे निकल कर आती है, ये भी निकल कर आती है आपकी जो जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट है, इस जीडीपी वाले कॉन्सेप्ट। पर बात आती है कि यार इसमें तुम जितनी भी बात कर रहे हो भैया वो सारी तो सबकी बात कर रहे हो। अब ये जो BMW वाला जो कमा रहा है, ठीक है, जो मैकडीज हमारे यहाँ से कमा के जा रहा है, अगर ये भी हमारा जीडीपी है तो फिर जो ईस्ट इंडिया कमा के गई थी तो वो भी तो अपना ही था, पर वो तो ले गई ना लूट के, फिर वो हमारे हिस्से कैसे आया। तो इसका एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, और वो निकल कर आता है आपका नेशनल प्रोडक्ट के नाम पर, राष्ट्रीय उत्पाद के नाम पर। किसके नाम पर निकलता है, नेशनल प्रोडक्ट के नाम पर, जिसे हम हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद के नाम पर। उस कॉन्सेप्ट को जोड़ने के लिए इसे बनाया जाता है और सीमाएं जो इसे लाई जाती है कि वो ये डेफिनेशन कहती है द फाइनल गुड्स एंड द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ गुड या फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय नेशनलिस्ट ऑफ अ नेशन। किसी देश के नागरिकों द्वारा किया गया वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन, तो उसको आपने नाम दिया ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। क्या कर दिया आपने, तो इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा जो बदलाव है वो बदलाव कर दिया। बदलाव क्या किया, आपने बोला कि किसी देश के नागरिकों के द्वारा, किसी देश के नागरिकों के द्वारा किसी एक वित्तीय वर्ष में किया गया वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन या कुल वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगा आपका, वो नेशनल प्रोडक्ट के नाम से या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। अब यहां पर क्या हो गया, वहां थी देश की सीमा और यहां हो गई उनकी सिटीजनशिप, यहां हो गई उसकी नेशनलिटी, मतलब नागरिकता। अब इसका मतलब क्या निकलता है, अब सीमा मायने नहीं रखती। क्या मायने नहीं रखती, सीमा मायने नहीं रखती। क्या मायने रखेगा, कौन से लोग हैं, मतलब भारतीयों के द्वारा विश्व में कहीं भी उत्पादित की गई वस्तु एवं सेवाओं का जो फाइनल वैल्यू है वो वैल्यू क्या कहलाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ में आई। क्या कहा गया कि किसी देश के नागरिकों द्वारा विश्व में कहीं भी, आप सीमा मत देखिए, आप पूरे भारत को ले जाइए, अमेरिका में कर लिया, यूके में किया, पाकिस्तान में किया, अफगानिस्तान में किया, जहां भी आपने कोई उत्पादन किया वो सारा के सारा दायरा कहां बनेगा बच्चा, वो आपका बनेगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के नाम पर। इसे हिंदी में कहा जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जब इसके आगे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से इसे जाना जाएगा। तो डेफिनेशन कहती है बच्चा कि किसी देश के नागरिकों द्वारा किया गया वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन आपका राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रोस सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स ऑफ अ स्टेट या नेशन कैन बी टर्म्ड एज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। आई थिंक द डेफिनेशन है इसके लिए। अब बात वहीं से आई, क्या एग्जांपल के तहत समझिए तो समझिए। इसको कैसे निकाला जाएगा, तो इसको निकाला जाएगा, इसका सिंपल पैरामीटर बनेगा GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू, तो पहले आप सीधा लिख लो GDP, मतलब किसी देश की सीमाओं में हुआ वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन। इसमें से क्या हटा दो, इसमें से हटा दो अर्निंग या इनकम ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ, क्या हटा दीजिए, प्रोडक्शन बाय फॉरेनर्स, विदेशियों के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया उसे क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो विदेशियों द्वारा किया गया प्रोडक्शन इसमें से माइनस हो जाएगा, पर प्लस क्या हो जाएगा, जो देशी है, जो देश के नागरिक हैं, उनके द्वारा किया गया उत्पादन, तो क्या बन जाएगा आपका GNP। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन बनेगा, ठीक है, आपका GDP माइनस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और जुड़ क्या जाएगा, तो जुड़ जाएगा जो हमारे लोगों द्वारा विदेशों में किया गया कमाई है वो। तो इस आधार पर आप क्या बना लेंगे, GNP की डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन बना लेंगे। आई थिंक द थिंग इज नाउ क्लियर। कोई डाउट है नहीं, तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है।
अब जैसे मूल्यह्रास का कॉन्सेप्ट वहां लगाया था, वैसे ही अगर मूल्यह्रास का कॉन्सेप्ट यहां लगा देंगे तो चीजें क्या है, अलग बन जाएगी। और अगर इसमें भी मूल्यह्रास आपने माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो आपके सामने एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो बनेगा, और वो कॉन्सेप्ट काय का बनेगा, एनएनपी का, नेट नेशनल प्रोडक्ट का। ठीक है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद का, कुल राष्ट्रीय उत्पाद का। अब इस तरह से आपके पास टोटल 4 कॉन्सेप्ट जो है वो आते हैं। क्या आप जीएनपीबी में ग्रोथ रेट देखते हो? नहीं, हम नहीं देखते, इसमें नापते नहीं, पैरामीटर अलग अलग ही। क्यों? क्योंकि संभव हो सकता है कि विदेशी जितने लोग हमारे यहां से कमा के ले जा रहे हैं उसके कंपैरेटिवली हम जितना कमा कर आ रहे हैं ये नेगेटिव में हो, और किसी देश की ग्रोथ किसमें नहीं दिखाई जा सकती, ऋणात्मक दिखाई नहीं जा सकती। इस कारण से हम जीएनपी के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करते। परंतु अगर आपसे कभी कोई सवाल पूछ ले कि किसी देश के अगर आपको वास्तविक रियल एक्चुअल ग्रोथ नापनी है और आपके सामने 4 कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, एक कॉन्सेप्ट है जीडीपी, एक कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा गया है एनडीपी, एक लिखा गया है जीएनपी और एक लिखा गया है एनएनपी, तो इन चारों में से बेस्ट मेजर कौन सा होगा जिससे आप किसी देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को नाप सके, देख सके? तो सबसे अच्छा क्या होगा? जीएनपी। एक ऑप्शन आता है कि सबसे अच्छा जीएनपी हो सकता है, कुछ का ऑप्शन हो सकता है कि एनडीपी हो सकता है, और कुछ का ऑप्शन हो सकता है कि क्या होगा, एनएनपी होगा। तो अगर सबसे एक्चुअल देखा जाए कि भैया सच में देश वाले क्या कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, एनएनपी। क्यों? पहला तो ये देश वालों का है ना, और दूसरा इसमें से क्या माइनस है, डेप्रिसिएशन भी माइनस है। अब जीएनपी में तो क्या है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है ना, तो डेप्रिसिएशन के साथ तो वैल्यू जोड़ नहीं सकते, तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड, ठीक है, इसमें नहीं है। फिर सवाल आता है कि जब ये डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है तो इसको क्यों इंक्लूड नहीं करते? क्योंकि डेप्रिसिएशन की दर विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग होती है, और उस आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, आप उसके आधार पर इकोनॉमी को कंपैरेटिवली मेजर नहीं कर सकते। और यही एक कारण है कि आप जीएनपी में या एनएनपी में अपना जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट नहीं करते। तो ये एक और जो टर्मिनोलॉजी है यहां से निकल कर आती है। तो एक होता है आपका जीडीपी, एक होता है ग्रोथ। तो इसी तरह से चीजें जो निकलती, एक टर्मिनोलॉजी समय के साथ और आगे निकल कर आई, और वो टर्मिनोलॉजी कहलाई गई जीवीए। अभी पिछले साल पहले की बात है, यूपीएससी ने क्वेश्चन जो है वो जीएवीए पर दे दिया, ग्रोस वैल्यू एडिशन पर दे दिया, सकल मूल्य वृद्धि जो है उस मूल्य वृद्धि पर दे दिया, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब जो भी प्रोडक्ट आपके सामने आया उस प्रोडक्ट में कितना आपने क्या किया, वैल्यू का एडिशन किया, उसकी कीमत में आपने कितनी बढ़ोतरी की, वो बढ़ोतरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, जीवीए कहलाता है, ग्रोस वैल्यू एडिशन कहलाता है, सकल मूल्य वृद्धि कहलाता है। मतलब आपके पास अगर कोई कॉटन आया तो उस कॉटन में आपने कुछ लगाकर कपड़ा बनाया, ये उसका वैल्यू एडिशन है। उस कपड़े को आपने शर्ट बनाया, ये उसका आपका क्या है, वैल्यू एडिशन है। तो ये बार बार चीजों में बदलाव करना, ये आपका क्या कहलाता है, ये वैल्यू एडिशन कहलाता है। तो ये वो टर्मिनोलॉजी जो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी से संबंधित होती है, और जिनसे मतलब जो है समय के साथ में निकल कर आता है। अब इन्हीं के आधार पर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं। अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आया? जीडीपी आया, जीएनपी आया, एनएनपी आया, एनडीपी आया। तो फिर अगला जो पार्ट आता है वो इन्हीं से जुड़ा आता है, इनके समय के साथ इनके मेजरमेंट को लेकर, इनकी जो वैल्यू निकल रहे उनको लेकर, कि आप जीडीपी का जो या जीएनपी का या एनडीपी का या एनएनपी का, इन सब का कैलकुलेशन किस आधार पर कर रहे हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोल दूं, ये आप जो एनएनपी निकालते हो बेटा, ये एनएनपी ही आपका नेशनल इनकम की डेफिनेशन बनाता है। क्या बनाता है? नेशनल इनकम। और इसी नेशनल इनकम को आप अगर पॉपुलेशन जो देश की है, आपकी आबादी जो है उससे डिवाइड कर दो, तो आपके सामने जो आता है वो आता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये आपने सुना होगा, प्रति व्यक्ति आय का कॉन्सेप्ट शायद सुना हो। तो जो प्रति व्यक्ति आय वो कैसे निकलती है, वो आती है नेशनल इनकम बटा पॉपुलेशन। जो कुल राष्ट्रीय आय उसको आप किससे डिवाइड कर दो, पर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम जो है वो ड्राफ्ट हो जाएगी। और वो कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी आंकड़े को इकोनॉमिक्स में किस आधार पर देख रहे हो। तो आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है चालू वर्ष और दूसरा होता है आपका आधार वर्ष।
ये दो टर्मिनोलॉजी शायद आप लोगों ने कभी सुनी हो। एक होता है आपका करंट ईयर और दूसरा होता है आपका बेस ईयर, और इसी आधार पर चीजें फाइंड आउट की जाती। अगर आप किसी भी चीज में, किसी वैल्यू में, किसी आपके एडिशन जो है वो देख रहे हो और उसमें आप उसे चालू वर्ष में उसका इंक्रीज देख रहे हो, तो वो आपका होता है नॉमिनल डेटा। मतलब सिंपल सा है, जैसे अभी हम किसमें, अभी हम 2025 में, हम 2025 से 25 के आंकड़े को समझ रहे हैं कि भैया जनवरी 25 जब था तब हमारी जो जीडीपी थी वो एक्स अमाउंट थी, और अभी जब हम कौन से महीने में पहुंच गए, सितंबर में पहुंच गए, तो इस सितंबर में हमारी जो जीडीपी वो x+1 है, तो टोटल ग्रोथ कितनी हुई, तो 1% की हुई, है ना। तो ये क्या है, ये नॉमिनल डेटा है। क्या डेटा है ये, नॉमिनल डेटा। इसको मैं x को अगर मैं वैल्यू दे दूं तो x मैंने बोल दिया कि 100 था और अभी कितना हो गया, 101 हो गया, तो 1% का ग्रोथ हुआ। ये क्या है, ये नॉमिनल डेटा है। तो जब आप कोई भी डेटा, नॉट अबाउट जीडीपी, एनएनपी, कोई प्राइस कहीं भी निकाल रहे हो, तो उस प्राइस को अगर आप चालू वर्ष के आधार पर निकालेंगे, करंट आधार पर निकालेंगे, तो आपका कौन सा पार्ट आएगा, नॉमिनल कहलाएगा। वहीं अगर इसी में देखा जाए तो अगर इसी चीज को आप किसके आधार पर काउंट कर रहे हो, आप किसी आधार वर्ष के आधार पर काउंट कर रहे हो, बेस ईयर सरकार निर्धारित करती है, हर 5 साल में एक साल जो है वो निर्धारित किया जाता है। और अगर आप बेस ईयर के आधार पर इस डेटा को एनालिसिस कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रियल डेटा कहलाएगा। तो अगर आपने क्या किया, आपने जीडीपी, जीएनपी वगैरह को बेस ईयर पे निकाला, तो रियल जीडीपी, रियल जीएनपी और रियल एनडीपी। पर अगर आपने उसे करंट ईयर पे निकाला, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल। और इसी में एक और चीज निकल कर आती है, और वो आती है कॉस्ट को लेकर, वो आती है प्राइस को लेकर। दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं बच्चा। अच्छा, यहां तक किसी को डाउट है तो बता दीजिएगा, वरना हम आगे बढ़ते हैं। एक आता है आपका कॉस्ट को लेकर और दूसरा होता है आपका प्राइस को लेकर। सो दो ऑप्शन है, एक है कॉस्ट और दूसरा है प्राइस। दो टर्मिनोलॉजी आपने सुना होगा शायद। एक होता है, आपने फैक्टर कॉस्ट का कभी नाम सुना हो, ठीक है, या फिर आपने मार्केट फैक्टर कॉस्ट का नाम सुना हो, या फिर आपने मार्केट प्राइस जो है या मार्केट कॉस्ट उसका नाम सुना हो। कभी सुना है फैक्टर प्राइस, मार्केट कॉस्ट वगैरह के बारे में? नहीं। कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ये वाटर बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग किसी ने किया। इस वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग ने किसी प्लांट लगाने के लिए बंदे ने लोन लिया था, लोन लेकर बनाया, बनाते समय इलेक्ट्रिसिटी लगी, लेबर लगी, सब निकालने के बाद उसका प्रॉफिट इंक्लूड करने के बाद इस चीज की जो प्राइस आई, उस प्राइस को क्या बोला जाता है, फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। जो लागत लगी इसमें, क्या लगी इसमें, जो लागत लगी इसको पूरा बनाने में, उस लागत को क्या कहा जाएगा, इसे आपका फैक्टर कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। अगर इसके अंदर टैक्सेशन ऐड कर दिया जाए, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह आपके यहाँ क्या हो रहे, लेवाए हो रहे, उन इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर दिया जाए, तो फिर कहानी किसकी आ जाएगी, आपकी मार्केट प्राइस की निकल कर आती है। तो आपके यहाँ दो चीजें चलती है, एक फैक्टर के आधार पर और दूसरी आती है किसके आधार पर, जो मार्केट प्राइस है उस मार्केट प्राइस के आधार पर, और इन्हीं आधार पर हम चीजों को क्या करते हैं, जज करते हैं। तो वो होता है कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट में एक हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट, और इसी चीज में जब आप क्या करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ कर देंगे, तो आप इसमें क्या आ जाएगा, मार्केट कॉस्ट जो है वो इंक्लूड हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। बात समझ में या नहीं है? फैक्टर कॉस्ट मतलब इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बर्डन इंक्लूड नहीं, और मार्केट कॉस्ट मतलब इसके अंदर क्या इंक्लूड है, टैक्सेशन जो है उसका सारा के सारा बर्डन इंक्लूड है। तो इस आधार पर दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, एक होता है फैक्टर कॉस्ट का और दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है, जो मार्केट कॉस्ट है उस मार्केट कॉस्ट का। वहीं अगर बात की जाए और प्राइस वाले बेंड पर आए, तो उस प्राइस में भी दो चीजें आ जाएगी। एक तो बेस ईयर के आधार पर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम किस आधार पर उसका कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन करना चाहते हैं। अब जब इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में दो चीजें यूज की जाती है। आप डेटा किस आधार पर निकालना चाहते हो, आप कांस्टेंट प्राइस पे निकालना चाहते हो, करंट प्राइस पे। करंट प्राइस जैसा अभी मैंने आपको ईयर वाइज समझाया था, अगर प्रेजेंट ईयर पर आप चीजें टाइप कर रहे हो तो वो करंट प्राइस पे डेटा निकलेगा। अगर आप बेस ईयर पर निकालोगे तो वो कौन से डेटा पर निकलेगा, कांस्टेंट प्राइस पे। और कई बार रियल और नॉमिनल की बजाय जो आपके एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्वेश्चन में किन चीजों को इंक्लूड कर देता है, वो इंक्लूड करता है आपका रियल प्राइस को, करंट प्राइस या आपका कांस्टेंट प्राइस की टर्मिनोलॉजी को। करंट प्राइस का मतलब हो जाएगा आपका नॉमिनल, और रियल आपका जो प्राइस या कांस्टेंट प्राइस का मतलब हो जाएगा आपका रियल, और नॉमिनल का मतलब हो जाएगा आपका जो करंट प्राइस पर इंक्लूड किया। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है मेरे शब्दों के कारण, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। आप दो चीजें पढ़ते हो, एक पढ़ते हो करंट प्राइस
दूसरा आप पढ़ते हो जो कांस्टेंट प्राइस होता है, उस कांस्टेंट प्राइस को। जो डेटा आपका नॉमिनल है, नॉमिनल मतलब उसी साल के आधार पर निकाला गया, उसे आप करंट प्राइस का नाम देंगे। और जिसे आप किसके आधार पर निकाला, बेस ईयर के आधार पर डेटा निकाला, उसे आप क्या नाम दे दोगे, कांस्टेंट प्राइस का। और हमारे एग्जामिनेशन में वर्तमान में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं करंट प्राइस और जो कांस्टेंट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है, इस करंट और कांस्टेंट प्राइस के आधार पर, और इन्हीं के आधार पर हम बाकी जो चीजें बाजार में है उन बाजार में तय करते रहते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस दोनों मेथड को लेकर कई सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि जब सरकार बेस ईयर चेंज कर देती है तो जीडीपी का जो आंकड़ा है, जीडीपी का जो डेटा है, वो डेटा एज होल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एज होल चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि मान लेते हैं, फॉर एक एग्जांपल समझिए, आप आंकड़ा निकाल रहे हैं, आप इन्फ्लेशन का रेट निकालना चाहते हैं, आप ये कहते हो कि हमारा बेस ईयर 2011 है और 11 में पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए था और आज 2025 है, 2025 में पेट्रोल का प्राइस 107 रुपए है, तो ये ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी। पर जैसे आपने 2020 क्या कर दिया, आपका बेस ईयर कर दिया, तो 2020 में 100 रुपए था, अब 107 रुपए, तो ये आपका राइस क्या हो गया, अपने आप कम हो गया, ग्रोथ हो गई। तो ये चीज़ होगी जैसे तो ये चीज़ें आपके डेटा के आधार पर क्या है, निकाली जाती है। अब यहीं से आपका पूरा इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी डिफाइंड होता है। तो ये रहा आपका आज वाले इस लेक्चर के आधार। भारत सरकार द्वारा जीडीपी में क्या किया गया, रिफॉर्म किया गया, सॉरी जीएसटी में कंप्लीट रिफॉर्म करके उसे नया नाम दिया गया जीएसटी 2.0। अब इस 2.0 में क्या हुआ, तो जो टोटल स्लेब्स हुआ करते थे उन स्लेब्स को हटा दिया। सवाल आप लोगों से यही बनता है कि क्या इससे होने से, जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स में रिडक्शन कर देने से जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, और जो लाइव देख रहे हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी कमेंट करेंगे। क्या है कि इससे या जो टैक्सेशन डिडक्ट होने से इंपैक्ट क्या क्या होगा, क्या ये मार्केट में नया ग्रोथ लेकर आएगा, और अगर ग्रोथ लाएगा इससे क्या सरकार को लॉस, क्योंकि टैक्स कम हुआ है तो क्या इससे सरकार को लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो कितना लॉस होगा और उस लॉस का इम्पैक्ट क्या होगा। और ऐसे समय जो ऑलरेडी इकोनॉमी पर इतना बड़ा भार हम देख रहे हैं वर्ल्ड में, क्या इस समय इस टैक्सेशन रिफॉर्म को लाने से कोई इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक और सवाल कई लोग बोलते हैं कि ये ट्रंप के टैरिफ के कारण ही क्या किया गया है, ये सारा रिफॉर्म लाया गया है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो आपके हिसाब से सही लगता है। ठीक है, बाकी जैसा आपको सेशन लगा हो जो लाइव है वो अपना कमेंट बॉक्स में डालिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगला वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट पे चलेंगे। सो हम जो रमेश सिंह है उस रमेश सिंह को पेज बाय पेज, पॉइंट बाय पॉइंट कवर करने वाले। तो अगली बार से अगर आप साथ साथ पढ़ते चले गए तो कोई डिस्प्यूट भी दिमाग में आपके डाउट नहीं रहेगा, और इसको इतना सिंप्लीफाइड हम चीज़ों के साथ कर देने वाले हैं कॉन्सेप्ट में कि कल को मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी से संबंधित कोई डाउट आपके दिमाग में बनेगा। सो दैट्स इट फॉर